बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे कि बिजनेस क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। देन बेटा हमने डिस्कस किया था कि एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है। देन फिर हमने डिस्कस किया था हाउ टू रिड्यूस दिस एजेंसी प्रॉब्लम। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद अभी मैंने बोला था कि हमारी एक दो क्लासेज जो है वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगी, और ये वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको अकाउंटिंग में भी हेल्प आउट करेंगे और आपको फाइनेंस के सब्जेक्ट्स के अंदर भी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस का इस सेमेस्टर के अंदर। तो ये जो आज का लेक्चर होगा ये भी बेटा आपको हेल्प आउट करेगा उस सब्जेक्ट के लिए भी। देन इसके बाद जो हमारी अगली क्लासेज होंगी, यानी इस वीक के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज होंगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज की जाती है, और फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। तो एजेंसी प्रॉब्लम तक बेटा ये हमने डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं बेटा अभी 1-2 मिनट के अंदर। मैं आपको उसका आंसर देता हूँ, देन नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? आंसर मीन यस और नो फॉर्म बेटा, यस और नो। अगर नहीं क्वेश्चन तो बेटा मैं आगे मूव करूँ? जी सर, ओके कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। ये हमारा टॉपिक है जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। ये जो हम टॉपिक आज स्टडी करेंगे, इसकी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये इसमें क्या होता है। तो साथ साथ बेटा मैं थोड़ा सा लिखूंगा भी जी। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। जी क्या होता है, पहले ये मुझे बताएं कि मार्केट क्या होता है। व्हाट इज मार्केट? अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डज मीन बाय मार्केट, तो क्या आंसर होगा आपका? जी एनीवन? बोला करें बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। So market is a place where business activities occur. ओके, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर अकर। और सर जी, जहाँ पे खरीद की जा सकती है मुख्तलिफ चीज़ों की, ओके, जो भी जहाँ कमोडिटीज सर्विसेज सेलिंग हैं। एंड सर परचेज। मार्केट वो चीज है जहाँ पे मुख्तलिफ कस्टमर जो होते हैं वो चीजें खरीदने आते हैं, तो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो पार्टनरशिप करके सर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो वहाँ से अच्छा चल, चीजें जो बिल्कुल सही। मतलब आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि मार्केट एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे चीजों की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, अगर हम सिर्फ जी मार्केट सर। को डिफाइन करें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं एक मोबाइल फोन सेल करना चाहता हूँ और आपकी क्लास में से कोई बच्चा जो है वो मोबाइल फोन खरीदना चाहता है, तो क्या उस प्लेस को जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम मार्केट बोलेंगे? वो जो क्लासरूम है उसको मार्केट बोलेंगे? जी सर बिल्कुल। जी और एक नो सर, क्यों नहीं बेटा? सर एक दफा फिर जो है क्योंकि सर ये कोई एक सोल बिजनेस की बात नहीं हो रही, किसी एक आपस में एक दो लड़कों की आपस में बात नहीं है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंटिन्यूसली एक काम हो रहा हो, मतलब नंबर ऑफ बायर्स या नंबर ऑफ सेलर्स, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर। ओके चले, मैं एक छोटी सी एग्जांपल चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो गेट के ऊपर कोई 5-6 आइसक्रीम वाले खड़े हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी के कोई 10-15-20 स्टूडेंट जो है वो जाते हैं, उनसे आइसक्रीम खरीदते हैं, और आइसक्रीम खरीदने के बाद उसको खाना शुरू करते हैं। तो बताइए बेटा उस टाइम के लिए वो जो रोड जहाँ पे वो खड़े हैं उसके लिए मार्केट है या नहीं? अब मैंने बायर्स एंड सेलर्स थोड़े से बढ़ा दिए। सर इसको टेम्परेरी मार्केट भी कहा जाता मतलब मार्केट होगी ना, टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो। मैंने तो ये बात ही नहीं की, मैंने तो कहा कि मार्केट है कि नहीं है। है। यस सर। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आप देखें यहाँ पे मतलब रोड्स के ऊपर लगा होता है जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, संडे बाजार लगा होता है। अब वो संडे बाजार क्या होता है कि एक यस स्पेसिफिक दिन के अंदर लोग आते हैं, वहां पे बैठते हैं, अपनी चीजें सेल आउट करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो मार्केट बेसिकली बेटा एग्जिस्ट एवरीवेयर, याद रखिएगा, मार्केट इज एग्जिस्ट एवरीवेयर। आजकल बेटा जो हम यूज करते हैं ना वो ये होता है कि मार्केट जो है ये एक मैकेनिज्म का नाम है जहां पे थ्रू विच यू कैन सेल एंड परचेज योर गुड्स एंड सर्विसेज। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग, खरीदने का और बेचने का तरीकेकार, ये कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। अभी आप क्लास ले रहे हैं, अभी हम लैपटॉप के ऊपर बैठे बैठे एक वेबसाइट खोलते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर आपको 1 या 2 दिन के बाद डिलीवर हो जाता है। अब आप बैठे बैठे देखिए, अब यहाँ पे अपने घर में बैठे हैं लेकिन आप एक जगह से अपने लिए चीजें खरीद और बेच सकते हैं, तो वो आपके लिए ऑनलाइन मार्केट भी तो अवेलेबल है ना। तो मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर, चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे हो चाहे वो परमानेंट बेसिस के ऊपर हो। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं।
अच्छा, क्योंकि इसमें फाइनेंस का वर्ड आ रहा है तो इसलिए हम कहेंगे कि द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। ऐसी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिक्योरिटीज का बताया था। सिक्योरिटीज का मतलब होता है पेपर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये इस किस्म के पेपर्स होते हैं जो मैं आपको इस पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में ये क्या होते हैं। यानी जब कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनीज क्या करती है, मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो पेपर्स हैं वो इशू करती हैं। हम लोग वो पेपर्स खरीदते हैं और कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। हमें क्या फायदा होता है, उन पेपर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सिवाय एक पेपर के जिसका नाम क्या था, शेयर। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि शेयर एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग होती है। इसके अलावा जितने भी पेपर्स होंगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज, जहां पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, जहां पे शेयर्स, बॉन्ड्स, टी बिल्स की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं मार्केट की। इसमें जो पहली टाइप आती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। क्या होता है ये, एनी आइडिया? फर्स्ट स्टेज। जी उसामा बोलने बेटा। सर ये फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं इसको। मतलब फर्स्ट स्टेज मीन होती तो फर्स्ट स्टेज के, लेकिन मतलब क्या होता है इसमें, प्राइमरी मार्केट में किस तरह की सिक्योरिटीज मिलती हैं आपको? देखिए जितनी मार्केट पढ़ाऊंगा ना, हर मार्केट के अंदर आपको पेपर्स मिलने हैं, सिक्योरिटीज मिलनी है। सिक्योरिटीज का तो पता है ना, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जब भी मैं सिक्योरिटीज का वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पेपर्स की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड, शेयर्स, टी बिल्स, इस किस्म के पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी मार्केट में किस किस्म के पेपर्स मिलेंगे बेटा? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी इशू करती है। यानी वो सिक्योरिटी मार्केट में पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है, वो कहती है जी मैंने फलां नाम से एक पेपर इशू करना है, तो बेटा जिस मार्केट में वो इशू करेगी दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यानी ये वो मार्केट होगी जहां सबसे पहले पेपर इशू किया जाएगा और वो पेपर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आज से 2 साल पहले एंग्रो यूरिया ने एक एंग्रो रुपया के नाम से जो पेपर इशू किया था, वो एंग्रो रुपया के नाम से जो उसने पेपर इशू किया था, वो जिस जिस जगह पे उसने इशू किया था वो उसके लिए प्राइमरी मार्केट है। चाहे उसने लाहौर में इशू किया, कराची, इस्लामाबाद, जहां भी उसने इशू किया, जिस जिस प्लेस पे वो पेपर अवेलेबल था, वो सारी की सारी प्लेसेस आपके लिए क्या होंगी, प्राइमरी मार्केट। तो आप ये कह लें कि ये वो मार्केट होती है जहां पे आपको बिल्कुल न्यू सिक्योरिटी जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती उसकी सेलिंग होगी और हम लोग उसको खरीदेंगे। अच्छा, अब प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है वो कंपनीज जो है सिक्योरिटीज इशू करती हैं दो तरह से। दो तरीके हैं इसको सिक्योरिटीज को बेचने के। दो तरह से बेटा बेचती हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक को बेटा हम बोलते हैं नंबर 1 डायरेक्ट प्लेसमेंट, और एक तरीका होता है इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। जी, क्या होता है, एनी आइडिया अबाउट डायरेक्ट प्लेसमेंट एंड इनडायरेक्ट प्लेसमेंट? यानी प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी अपनी सिक्योरिटी बेचने आती है तो उसके पास दो तरीके हैं सिक्योरिटी को बेचने के। एक तरीके को बेटा हम बोलते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट और एक तरीके को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। एनी आइडिया बेटा? अच्छा, डायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, किसको, इन्वेस्टर। ये है बेटा, एक डायग्राम देख लेंगे इस तरह से, एक डायग्राम, इसको आप एरो लगा लें। तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है सिक्योरिटीज को एट आईपीओ, और किसको वो सिक्योरिटी बेची जाती है, इन्वेस्टर्स को, यानी हम लोग खरीदते हैं उसको। अच्छा, अब ये जो कंपनी सिक्योरिटी बेचती है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा आईपीओ। व्हाट डज मीन बाय आईपीओ? आईपीओ क्या होता है बेटा? आईपीओ क्या होता है? इट स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर बेटा, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डज मीन बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि वो पहली प्राइस जिसके ऊपर कंपनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करेगी, दैट फर्स्ट प्राइस इज कॉल्ड आईपीओ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो मार्केट में पहली दफा एक पेपर इशू करती है, कंपनी उसकी प्राइस रखती है 10 रुपए,
या 15 रुपए या 20 रुपए। तो पहली प्राइस बेटा जो आप पेपर की रखोगे, जिस प्राइस के ऊपर आप बेचोगे, दैट प्राइस इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब डायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी बीच में किसी भी मिडल मैन को यूज नहीं करेगी, कंपनी की बीच में किसी बैंक को इन्वॉल्व नहीं करेगी। कंपनी क्या कहती है, मेरे फलां फलां जगह पे मेरे ऑफिसेज हैं, डायरेक्ट आके अप्लाई करें और मुझसे खरीद लें। यानी डायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि कंपनी खुद अपनी सिक्योरिटीज बेचेगी, वो किसी की खिदमत नहीं लेगी। और IPO स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, दिस इज द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। बेटा ये टॉपिक मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि ये आपके फाइनेंस में भी काम आएगा। जब आप बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर लोगे तो मे पॉसिबल वहां पे भी ये चीजें सर आपको पढ़ाएं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना है चीजों को। अच्छा, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में बेटा क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज दे देती है बेटा मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, यानी बैंक्स को बीच में इन्वॉल्व कर लेती है। बैंक्स जो करते हैं वो इशू करते हैं IPO के ऊपर और आगे फिर इन्वेस्टर आ जाता है। अब ये देखिए डायग्राम मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी कि कंपनी क्या बीच में बैंक्स को इन्वॉल्व करती हैं, यानी अपनी सिक्योरिटीज बैंक को देती हैं, बैंक आगे उनको सेल आउट करते हैं। तो इनडायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी बीच में किसी मिडल मैन को इस्तेमाल कर लेती है। वो मिडल मैन कोई ब्रोकर भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो जब आप किसी को बीच में इन्वॉल्व करके आगे सिक्योरिटीज को सेल आउट करोगे तो दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, अब बैंक्स जो है ये फ्री में तो नहीं काम करेंगे डेफिनेटली, बट अगर आप बैंक को अपनी सिक्योरिटीज दोगे तो बैंक फ्री में तो नहीं काम करेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो डेफिनेटली बेटा फीस चार्ज करेगा, कंपनी से को कमीशन चार्ज करेगा, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ। तो इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी देखें बेचनी IPO प्राइस के ऊपर, या बैंक ने भी फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी ने एक सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो 10 रुपए रखी है, तो बैंक भी उसको 10 रुपए की ही बेचेगा, ज्यादा की नहीं बेचेगा, क्योंकि वो उसने उसी प्राइस पे बेचना है। यानी आप बैंक से खरीदेंगे तो भी उतनी की मिलेगी, कंपनी से खरीदेंगे तो भी उतनी की ही मिलेगी। लेकिन बैंक जो है इसके अलावा कंपनी से अपनी फीस चार्ज करेगा। अच्छा, फिर ये जो बैंक्स होते हैं ये कंपनी को दो तरह की सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले बताएं बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्लेसमेंट और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखें मैंने बोला कि जो आपने बीच में बैंक इन्वॉल्व किया ना कि यार ये फलां बैंक, मैंने कहा जी चला मैंने UBL को ले लिया। अब ये जो UBL बैंक है ये दो किस्म की सर्विसेज ऑफर करता है कंपनी को सिक्योरिटी बेचने के लिए। एक सर्विस को बेटा हम बोलते हैं अंडरराइटिंग, सुना होगा वर्ड आप लोगों ने शायद, और एक सर्विस का नाम होता है बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। अच्छा, अब ये दो सर्विसेज हैं जो बैंक आपको ऑफर करता है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने कौन सी सर्विस लेनी है। अभी दोनों सर्विसेज में फर्क क्या है जी, एनी आइडिया बेटा, अंडरराइटिंग और बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग, कोई आइडिया? मींस नो आइडिया। अच्छा, अंडरराइटिंग में क्या होता है, गौर से सुनिए। अंडरराइटिंग में बेटा क्या होता है, कंपनी बैंक को अपनी सिक्योरिटीज देती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैंक को जी कि ये 1000 शेयर है मेरे पास, एक शेयर जो है उसकी जो प्राइस है IPO प्राइस है वो 10 रुपए है, आपने इसको 10 रुपए का बेचना है और पैसे इकट्ठे करके मुझे देने। अब 1000 शेयर आपने बैंक को पकड़ाया और 10 रुपए उसकी IPO प्राइस है, तो आपने से कहा जी इसको बेच के मुझे पैसे देने, इसके अलावा जो फीस होगी वो बैंक को आपने पे करनी है। अच्छा, अंडरराइटिंग में ये होता है कि बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि फॉर एग्जांपल बैंक ने आपसे 1000 शेयर पकड़ा, मार्केट में सेल किया, जितने बिक गए उसके पैसे तो कंपनी को देने ही देने हैं, लेकिन जो शेयर्स नहीं बिकते वो सारे के सारे किसको खरीदने पड़ेंगे, वो बैंक को खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक भी शेयर मार्केट में नहीं बिकता तो ये 1000 का 1000 शेयर जो है ये बैंक आपको खुद खरीदना पड़ेगा। अब इसमें रिस्क कौन फेस कर रहा है, कंपनी फेस कर रही है या बैंक फेस कर रहा है? बैंक फेस कर रहे, कौन फेस कर रहा है? बैंक बैंक सर। बैंक फेस कर रहा है। जी फरा बेटा आप कुछ बोलना चाह रही थी? सर बैंक ही। बैंक फेस करेगा, क्योंकि देखें अगर एक भी सिक्योरिटी ना बिकी तो सारी की सारी बैंक को खरीदनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि बैंक इतना रिस्क क्यों लेगा, बैंक इस तरह की सर्विस क्यों देगा आपको? मतलब कि अगर ना बिकी कंपनी को तो फायदा है, ना भी बिकी तो बैंक को खरीदनी पड़ जाएंगी, तो बैंक ऐसा रिस्क क्यों लेगा? जी एनीवन बेटा? जी और बैंक ने कोई एग्रीमेंट किया होगा। मतलब किस तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, आइडिया?
सर जब हमने बैंकों को शेयर दिए थे तब हमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया होगा ना, तो उसने हमें ये फैसिलिटी दी थी ना। यस, सर वो वैसे तो एग्रीमेंट कुछ क्या है? वो एग्रीमेंट बेटा ये होता है कि बैंक आपसे कहेगा कि मैं फिर 10 रुपए में नहीं खरीदूंगा आपसे, जो सिक्योरिटीज बाकी बच गई बैंक कहेगा जी कि मैं इसको लेस देन आईपीओ प्राइस पे खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आईपीओ प्राइस 10 रुपए है तो बैंक में भी 7 रुपए की खरीदे या 8 रुपए की खरीदे, बैंक वो पहले डिसाइड कर लेंगे कि जो बच गई वो मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा। अब वो जो 2 या 3 रुपए की बचत बैंक को हो रही है, फिर भी रिस्क बैंक ही फेस कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कंपनी को नुकसान क्या हो रहा है? कंपनी को ये नुकसान हो रहा है कि वो 10 रुपए वाली चीज जो है वो कंपनी की 7 रुपए में बिक रही है, जो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन कंपनी को फायदा ये हो रहा है कि अगर एक भी सिक्योरिटी ना बिकती तो कंपनी के पास तो कुछ भी पैसे नहीं आने थे। अब कम से कम 7 रुपए के हिसाब से अगर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 मिलना था। अब आपने 1000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से बेचा, तब आपको 7,000 मिला। 3,000 का नुकसान हुआ कंपनी को, लेकिन कम से कम कंपनी के पास कुछ ना कुछ पैसे तो आ गए ना कि वो उसको री इन्वेस्ट कर सकती है। सो दैट्स व्हाई अंडर राइटिंग के अंदर जो रिस्क होता है वो ज्यादातर बैंक को फेस करना पड़ता है। हाँ, लेकिन बैंक हर कंपनी को अंडर राइटिंग की फैसिलिटी नहीं देता। बैंक उन्हीं कंपनीज को अंडरराइटिंग की फैसिलिटी देता है जिस पे बैंक को लगता है कि ये कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है, इसका प्रोजेक्ट जो शुरू करने जा रही है ये अच्छा प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो बैंक जो है ये शेयर्स मार्केट में, जब कंपनी की रेपो बढ़ेगी तो क्या होगा, शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो मे पॉसिबली जो बैंक ने 7 रुपए का शेयर खरीदा था, मार्केट में कुछ दिन बाद वो 20 रुपए का हो जाए, तो बैंक क्या करेगा, वो 7 रुपए का शेयर जो खरीद के उसने रखा हुआ था मार्केट में 20 रुपए का निकाल देगा। तो बैंक फिर दोनों तरफ से फायदा उठाएगा, इधर से भी फायदा उठाएगा और उधर से भी फायदा उठाएगा। लेकिन बेटा रिस्क इज ऑलवेज देयर। लाजमी तो नहीं कंपनी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही हो, वो फेलियर भी हो सकता है। तो बैंक को लॉस क्या होगा, अगर वो कंपनी डूब जाती है तो बैंक ने जो 7 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की थी वो बैंक की इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। लेकिन अंडर राइटिंग में ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपकी सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो वो सारी की सारी किसको खरीदनी पड़ेंगी, बैंक को खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड सर्विस पे आ जाए, बैंक्स बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में बेटा बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि बैंक कहता है कि सारी की सारी सिक्योरिटीज आप मुझे दे दो, आप सारी की सारी बैंक को देते हैं। बैंक कहता है कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेल देम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बिक जाए। जो बिक गई वो भी आपकी, जो ना बिकी वो भी कंपनी को वापस कर दी जाएंगी। हाँ, बैंक इसके लिए क्या करेगा, बैंक इसके लिए अपनी फीस चार्ज करेगा जो पहले से ही डिसाइडेड होगी। यानी इसमें बैंक किसी किस्म का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, सारे का सारा रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा, कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की ही सिक्योरिटीज होंगी। बैंक ने अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगानी है। देखें, बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग, अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको बेचने की, जो बिक गई वो भी आपकी और जो नहीं बिकी वो भी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड बेटा? यस यस सर। सर। ओके, ये थी बेटा हमारी पहली मार्केट विच इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा? नो सर। नो ओके, सर। अच्छा, इसके बाद हमारी सेकंड टाइप ऑफ मार्केट है। मैं इसको थोड़ा सा भी ये कर रहा हूँ साथ साथ। ओके, अब आते हैं बेटा हम सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप है हमारी सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, अब सेकेंडरी मार्केट क्या होती है बेटा? द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। ऐसी मार्केट जहां पे बेटा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, यानी वो सिक्योरिटीज जो पहले से ही अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना है, तो बेटा जहां से मर्जी खरीदने अवेलेबल है क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। प्राइमरी क्या था, पहली दफा ब्रांड न्यू चीज आई थी। जैसे ही प्राइमरी मार्केट में लोग सिक्योरिटीज इशू करके चले जाते हैं तो बेटा वही प्राइमरी मार्केट जब हम आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू करेंगे तो वही प्राइमरी मार्केट क्या बन जाएगी, सेकेंडरी मार्केट बन जाएगी। तो जो पहले से इशू या पहले से अवेलेबल शुदा की चीज की हम आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे, दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो आज मार्केट में जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं, जितने भी सिक्योरिटीज आपको अवेलेबल हैं, जहां से भी आप खरीदेंगे वो दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, थर्ड मार्केट पे आ जाए बेटा, मनी मार्केट। ओके, अच्छा, अब मनी मार्केट बेटा क्या होता है? मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगे जिनकी मेच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगी। यानी ये ऐसी सिक्योरिटीज होंगी, ये ऐसे पेपर्स होंगे जिनकी मैक्सिमम मुद्दत कितनी होगी, 1 साल। अदरवाइज जिनकी मुद्दत होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है वो कहती है जी कि मुझे सिर्फ 6 माह के लिए पैसा चाहिए लोगों से, तो वो क्या करेगी, वो मनी मार्केट के अंदर पेपर इशू करेगी।
एक इन्वेस्टर है, जैसे मैं कहता हूँ जी मैंने पैसा लगाना, लेकिन मैंने सिर्फ 3 माह के लिए पैसा लगाना, 3 माह के बाद मैंने पैसा निकाल लेना है, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको फिर मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसी मार्केट जहाँ पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है। अच्छा, अब कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो मनी मार्केट में पेपर मिलते हैं? जी, कौन कौन सी बेटा चीजें जो है वो आपको मनी मार्केट में मिलेंगी? कौन कौन से ऐसे पेपर थे जिनको आप खरीद सकते हैं? पहला पेपर बेटा जो आपको मनी मार्केट में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टी बिल्स। और टी बिल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल्स। क्या होते हैं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? मनी मार्केट में अगर आपने पैसा लगाना है तो कौन कौन से पेपर है जो आप खरीद के पैसा लगा सकते हैं, मैं वो आपको वो बताने लगा हूँ। तो याद रखिएगा, इसमें जितने भी पेपर्स होंगे उनकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। तो पहला पेपर जो आपको इस मार्केट में मिलेगा उसका नाम है टी बिल्स। टी बिल्स स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। बेटा ये मोस्टली इश्यूज करती हैं आपकी गवर्नमेंट्स। कब इशू करती हैं? व्हेन दे फेस बजट डेफिसिट। जब उनको बजट डेफिसिट आता है तब ये इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट में हम खसारे की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जिस तरह हर साल हमारा बजट बोला जाता है जी कि आपके डिफेंस सिस्टम के लिए इतने मिलियन रुपीज रख दिए गए, सड़कों के लिए इतने बिलियंस रख दिए गए। तो जब गवर्नमेंट की इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो आप डेफिसिट में आ जाते हैं। यानी आपकी कमाई कम है लेकिन आपके अखराजात ज्यादा हैं, तो फिर आप डेफिसिट में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी बड़े डेफिसिट्स में आती है डेफिनेटली, जिस तरह हमारा हर साल बजट डेफिसिट में जाता है। अब गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट के पास एक हल ये है कि गवर्नमेंट टी बिल्स के नाम से एक पेपर इशू करे मार्केट में। लोग उसको खरीदेंगे। हम जब इसको खरीदेंगे, इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? इसके ऊपर बेटा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 200 रुपए का मान लीजिए एक टी बिल खरीदा, उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उस पर लिखा है तो 200 का 10% निकाल लें, आपको हर साल, अगर वो मंथ वाइज है तो हर मंथ आपको उतना उतना जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम मुद्दत बेटा इन पेपर्स की 1 साल हो सकती है, नॉट मोर देन 1 ईयर। तो मोस्टली ये 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह के लिए इशू किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और एक गवर्नमेंट ऑफ चाइना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक टी बिल इशू किया, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने भी टी बिल इशू किया। आप कौन सा टी बिल खरीदने को प्रेफर करोगे, पाकिस्तान के या चाइना के? चाइना सर। वाई? क्योंकि शायद सर वो ज्यादा, यानी कि जो चाइना ना ज्यादा सारी तरक्की करने वाला मुल्क है, शायद हमें वहाँ ज्यादा फायदा। अगर दोनों पे इंटरेस्ट रेट सेम है, दोनों आपको सेम प्रॉफिट दे रहे हैं, दोनों की प्राइस भी सेम है, फिर? सर जी हम शायद सर चाइना में ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा तरक्की पजीर मुल्क है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी बेहतर है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो हम प्रेफर करेंगे वहां पे जाना। चले ठीक है, एक लॉजिक ये भी हो सकती है। अच्छा, अगर मैं आपको देखें, याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो बेटा ये ज़हन से निकाल दें कि गवर्नमेंट का डजंट मीन दैट गवर्नमेंट ऑफ जरदारी, गवर्नमेंट डजंट मीन दैट गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान, गवर्नमेंट डजंट मीन दैट गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। यहाँ पे गवर्नमेंट का बेटा मतलब ये है, सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। यानी जो मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है ना बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमरान खान के दौर में जो है वो टी बिल्स इशू होते हैं और उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, तो डजंट मीन दैट कि आपका पैसा डूब गया। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो मीन दैट कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, तो पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपको 2 जॉब्स ऑफर होती हैं, एक जॉब है प्राइवेट जॉब और एक है गवर्नमेंट जॉब, किसको प्रेफर करोगे? सर गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जॉब को। क्यों जॉब गवर्नमेंट जॉब का बेटा प्रेफर करोगे आप? सर क्योंकि प्राइवेट का हमें पता नहीं कि वो कब, सर जो गवर्नमेंट की होती है वो तो सिक्योर होती है, मतलब जॉब ज्यादा हाँ सिक्योर जी होती है, वो इतनी जल्दी परमानेंट होती है। परमानेंट होती है। जी सर। प्राइवेट का कोई, हालांकि प्राइवेट भी परमानेंट जॉब है लेकिन उनका पता नहीं होता कब उन्होंने निकाल देना है। तो गवर्नमेंट में एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो अब आप क्यों नहीं कहते कि जी मैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी डेवलप नहीं हो रही तो हमने जॉब नहीं करनी, हम चाइना में जाकर जॉब करेंगे, आप क्यों नहीं कहते ऐसा? तो याद रखें बेटा, हर वो सिक्योरिटी जिसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, दैट इज ऑलवेज लेस रिस्की। अगर कोई भी सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसकी बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट होती है, तो बेटा वो सिक्योरिटी हमेशा लेस रिस्की होती है। बाद हम इसको रिस्क फ्री भी कह देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पैसे देने ही। अक्सर आप देखिए ना, कहते हैं गवर्नमेंट के यार के पैसे, गवर्नमेंट के अंदर पैसे डूबते नहीं है, लेट हो सकते हैं लेकिन डूबते कभी नहीं है।
वो यही वजह होती है कि ये लेस रिस्की होता है, इसमें पता है कि चांस ऑफ जो लॉस है वो बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। सो दैट्स व्हाई अगर आप टी बिल खरीदेंगे तो इट्स अ लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर आपको इतना रिस्क नहीं फेस करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड सिक्योरिटी बेटा जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं बेटा ये कंपनीज इशू करती हैं, और किस किस्म की कंपनीज इशू करती हैं? जिनकी रेपुटेशन हाईली रिप्यूटेड कंपनीज इशू करती हैं, यानी जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है नेस्ले, कोक, पेप्सी, ये कहते हैं कि मैं 3 माह के लिए पैसा चाहिए, 6 माह के लिए पैसा चाहिए, तो ये मार्केट में क्या इशू करेंगे? ये कमर्शियल पेपर के नाम से एक पेपर इशू करेंगी, जो कि हम लोग उसको खरीदेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जो नई कंपनी है, बिल्कुल न्यू कंपनी है, एबीसी, जिसको हम नहीं जानते, अगर वो ये पेपर इशू करेगी तो क्या आप उसमें पैसा लगाना करोगे पसंद? बैक एंड पे कोई गारंटी नहीं है, मतलब सिंपल उसकी मतलब वो बिल्कुल एक नई कंपनी आपके पास आ गई, उसने कहा जी मुझे पैसे चाहिए, तो हम हेजिटेशन फील करेंगे। क्यों हेजिटेशन फील करेंगे? क्योंकि हम उसको नहीं जानते कि वो कंपनी, ये ना हो कि पैसे लेके भाग जाए, वो कंपनी डूब जाए। लेकिन अगर पेप्सी, कोक, नेस्ले की बात करेंगे और ये कंपनी कमर्शियल पेपर के नाम से पेपर इशू करेंगे, तो हम इसको फौरी तौर पे परचेज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ जी कि टी बिल्स खरीदना रिस्की है या कमर्शियल पेपर खरीदना रिस्की है, तो कौन सा रिस्की होगा? अगर इन दो पेपर में से हमने पैसा लगाना है तो दोनों पेपरों में से रिस्की कौन सा है? टी बिल या कमर्शियल पेपर? जी बोले बेटा। कमर्शियल पेपर। सर कमर्शियल पेपर। क्यों क्यों कमर्शियल पेपर बेटा? जी फरा बेटा बोले। सर क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब Yes. गवर्नमेंट ने इससे इशू नहीं किया। दूसरी बात ये भी होता है बेटा कि आपने सिर्फ रेपुटेशन की बेस पे पैसा दे दिया, लाजमी तो नहीं कि वो कंपनी जो रेपुटेशन की बेस पे पैसे इकट्ठे कर रही है कि लाजमी तो नहीं उसका प्रोजेक्ट हमेशा कामयाबी होना है, तो चांस ऑफ फेलियर भी तो हो सकता है ना। तो गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट ने पैसा देना ही देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कमर्शियल पेपर जो है वो थोड़ा रिस्की होता है एज कंपेयर टू टी बिल्स। अच्छा, तीसरी बेटा सिक्योरिटी जो आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट इज कॉल्ड बैंकर एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये क्यों? ये भी कंपनीज इशू करती है बेटा, लेकिन किस किस्म की कंपनीज? ऐसी कंपनीज जो मार्केट में या तो न्यू होती हैं या फिर लेस रिप्यूटेड होती हैं, यानी बिल्कुल न्यू कंपनी जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। अब हम ये क्यों खरीदेंगे? हालांकि सिर्फ पेपर का नाम ही चेंज हुआ ना, ऊपर मैंने कमर्शियल पेपर रखा था, नीचे मैंने पेपर का नाम चेंज कर दिया बैंकर एक्सेप्टेंस, तो हम इसको क्यों खरीदना पसंद करेंगे आप बैंकर एक्सेप्टेंस को? उसकी बेटा रीजन ये होगी कि ये जो पेपर है इसकी जो गारंटी है, यानी ये जो कंपनी है इसकी जो गारंटी है एक बैंक देगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी बिल्कुल न्यू आती है तो बैंक उसकी गारंटी दे रहा है कि भाई ये पेपर है, आप लोगों ने ये सिक्योरिटीज जो है मार्केट में ये कंपनी देने आ रही है, आप इसको खरीदो। अगर ये कंपनी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो आई विल पे इट। तो बैंक कहता है कि मैं इसकी पे करूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बैंक उसकी गारंटी क्यों देगा? एक नई कंपनी है, लेस रिप्यूटेड कंपनी है, हम खरीदने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन बैंक उसकी हमें गारंटी दे रहा है कि आप खरीदें तो हम आपको पे करेंगे अगर ये कंपनी भागती है। व्हाई बेटा बैंक टेक रिस्क? सर जैसे कि आपने पहले बताया था कि बैंक जो है पहले एग्रीमेंट कर लेता है ना, वो जैसे एक शेयर जो है वो 10 रुपए का, तो जब कंपनी डूबने लगती है, जब शेयर उसका बिकता नहीं है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं 10 रुपए का लूंगा या 11 रुपए का लूंगा, वो लेस देन जो है 10 कम लेगा उससे, नहीं उतने वो तो हो पैसे का गया, नहीं लेगा जितने वो का बिल्कुल आप कंपनी सही ने। बता रहे हो बेटा, दबीर बेटा वो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। अब जो बैंक है ना वो किसी किस्म की आपका शेयर नहीं बेच रहा, बैंक गारंटी दे रहा है सिर्फ आपकी। फॉर एग्जांपल मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, आप कहते हैं कि सर मैंने फलां बंदे से पैसे लेने, आप उसको मेरी गारंटी दे दें, तो मैं आपकी गारंटी क्यों दूंगा? क्वेश्चन ये है कि बैंक मुझे नहीं जानता, मेरी गारंटी क्यों देगा? जिसके साथ भी एग्रीमेंट ही होगा। एग्रीमेंट किस तरह का हो सकता है, मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ। जिससे बैंक को कोई फायदा हासिल हो। हाँ वही तो, नो डाउट बेटा, बैंक कभी भी फजूल में रिस्क नहीं लेगा।
ये तो कंफर्म बात है, बैंक पागल तो नहीं है कि वो एम आपकी फजूल में गारंटी देते आप पैसे लेके भाग जाओ तो बैंक बाद में पैसे भरता रहे। बेटा मे पॉसिबल बैंक जो है उसने सारे के सारे एसेट्स प्लेज किए हों कंपनी के। बैंक क्या करेगा, बैंक कहता है कंपनी को ठीक है जी आप मेरे पास अपने साथ से प्लेज करवाओ, गिरवी रखवाओ, उसके बाद मैं आपकी गारंटी दूंगा। और डेफिनेटली मे पॉसिबल बैंक उस गारंटी की फीस भी चार्ज कर रहा हो आपसे। यानी होगा क्या, उससे फायदा ये होगा कंपनी को कि जब बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि चलो यार कोई नहीं, कंपनी अगर भागे भी तो ये बैंक तो हमारे मुल्क का है ना, तो ये बैंक भी एक अच्छा रेप्यूटेड बैंक है, तो ये तो पैसे वापस करेगा ना। इस वजह से जब लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है तो फिर लोग इस कंपनी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस, इन दोनों में से कौन सी सिक्योरिटी लेस रिस्की है? सर बैंकर जो है एक्सेप्टेंस ये लेस रिस्की है। हाँ जी, इसकी वजह बेटा ये है कि इसके पीछे एक गारंटर आ गया है। ऊपर जो है, ऊपर गारंटी नहीं है, ऊपर सिर्फ रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन बेटा किसी भी वजह से जो है वो मैंने बोला था कि डैमेज भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई अगर आप इन तीनों सिक्योरिटीज को देखें तो सबसे लेस रिस्की टी बिल्स है, उसके बाद जो थोड़ी सी होगी वो बैंकर एक्सेप्टेंस, देन सबसे हाईली रिस्की जो होगी वो कमर्शियल पेपर होगा। क्योंकि कमर्शियल पेपर के अंदर बेटा आप सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रेपुटेशन यू विल इन्वेस्ट द मनी। जी बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 3 टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि अभी आपका ये टाइम खत्म होने वाला है, तो बेटा जो क्वेश्चन पूछना तभी आप पूछ लें। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बेटा? ओके सर, ठीक है। जी सर। चलें बेटा, इसके बाद फिर आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अभी आपको